Hello, my dear students. This is Pragyan Pathak. Welcome to all of you on my official YouTube channel, Shukla and Company. My friends, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। मैं एक्चुअली टेट सीटेट और केबीएस के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। और अभी आपके 5 जुलाई को सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें इसका बहुत रोल होता है। आप जानते ही हैं, पूरा 30 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है सीडीपी का। तो आज मैं सीडीपी को स्टार्ट करने वाला हूं और मैं पूरा जो सिलेबस होगा, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या संस्कृत हो, सारे सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे आपके साथ डील करूंगा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीडीपी। 3 दिन आपको लगातार सीडीपी क्लासेस और 3 दिन लगातार मैं ईवीएस क्लासेस देके इसको पहले कंप्लीट करूंगा। फिर हिंदी, इंग्लिश और कंटिन्यूसली अन्य क्लासेस भी चलाई जाएंगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, सीडीपी। तो देखिए, पहले हम लोग सीडीपी को देखते हैं क्या है सीडीपी। सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 नंबर के आते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, और ये टेट और सीटेट दोनों के लिए है। इसमें देखिए, जो नंबर का बाइफरकेशन होता है, नंबर का मतलब कहाँ से कितना नंबर होता है। बाल विकास से 15 नंबर का, समावेशी शिक्षा से 5 नंबर का और शिक्षा अधिगम के सिद्धांत से 10 नंबर का। चाइल्ड डेवलपमेंट 15 मार्क्स, एक्सक्लूसिव एजुकेशन कितना 5 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथड बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग कितने नंबर का, 10 मार्क्स का आएगा ये। ठीक है, अब हम सीखते हैं बाल विकास की अवधारणा कहाँ से हुई, कैसे बाल विकास का पूरा दौर चला, स्टार्ट हुआ। क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट या टीचर भी इवन जो भी हैं, वो डायरेक्ट बाल विकास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बाल विकास क्या है, कैसे है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, ये सारी चीजें तो अति महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, बाल विकास कैसे आया, क्या हुआ। ठीक है, तो हम आज उसको सीखने की कोशिश करते हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टेट और सीटेट दोनों के सिलेबस में बड़ा अंतर है। तो मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा, अब देखिए, सीटेट उस चीज को मान्यता देता है जो एनसीईआरटी की बुक में हो, एनसीईआरटी की बुक में उस चीज को सीटेट मान्यता देता है, उसको उसी को वेरीफाई करता है, उसी को वो मानता है। और एससीईआरटी की जो स्टेट की जो चलती है, जो साहित्य भवन वाली बुक चलती है बीटीसी में, वो वाली बुक को मानता देता है हमारा क्या, टेट, यूपी का जो टेट होता है, सुपर टेट होता है। तो हमें दोनों को देखना है, एक को नहीं देखना है। तो आपकी चूंकि हाल में परीक्षा है 5 जुलाई को सी टेट वाली है, तो हम उसको फोकस करते हुए साथ में यूपी टेट को भी कवर करेंगे, पर उसको साथ में फोकस करेंगे और धैर्य रखेंगे। क्योंकि विश्वास मानिए, आप जो यूपी टेट दे रहा है बंदा यदि सी टेट नहीं दे रहा होगा तो बहुत कंफ्यूजन में आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक में थोड़ा कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस साइकोलॉजिस्ट के आधार पे है, वो एजुकेशन वालों ने बांटा है। ऐसा नहीं कि किसी ने गलत दिया है सब सही, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस हैं, उसको हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि हम किसका एग्जाम दे रहे हैं, टेट का दे रहे हैं या सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, इन सब बातों को हम देखते हुए चलेंगे। फिलहाल आज शुरू करते हैं हम बाल विकास कैसे हुआ, क्यों बाल विकास पढ़ना है, क्या है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। बाल विकास की अवधारणा कहाँ से आती है, इसको भी हम देखते हैं। आज यही तक मतलब ये हमारा सिलेबस है। इसके बाद हम शुरू करते हैं कैसे बाल विकास क्यों पढ़ना है, क्या करना है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। देखिए, अभी हम लोग देखे हैं सिलेबस क्या है, कैसे है, और मैंने बताया कि बाल विकास जो पढ़ना है उसकी अवधारणा कहाँ से आती है, उसको हम देखते हैं। पहले क्या है कि एक विषय होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है हम देखेंगे। मनोविज्ञान को इंग्लिश बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में ही एक पार्ट होता है शिक्षा मनोविज्ञान, जो हम लोग पढ़ना है, शिक्षा मनोविज्ञान। और उसी शिक्षा मनोविज्ञान क्या होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसी एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ना होता है हमको क्या, एक पार्ट है इसका क्या, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। और इसी बाल विकास को क्या बोलते हैं, एक शब्द और इस्तेमाल होता है, बाल मनोविज्ञान। क्या इस्तेमाल होता है शब्द उसके लिए, बाल विकास के लिए एक अन्य शब्द बाल मनोविज्ञान, या आप बाल विकास कहिए या बाल मनोविज्ञान कहिए, दोनों एक ही बात है। तो मनोविज्ञान की एक शाखा हमें जो पढ़नी पड़ती है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी में ही बाल विकास है, और वो बाल विकास क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि आगे चल के आप भावी शिक्षक हैं, आपको बच्चों के साथ ट्रीट करना है, आपको बच्चों को देखना है। यदि आप बच्चों के व्यवहार को, उनके मन मस्तिष्क को, उनके चिंतन को आप यदि ध्यान में नहीं रख पाते हैं,
तो उनका विकास का अध्ययन आप नहीं कर पाते हैं तो आप उनके साथ कैसे डील कर पाएंगे, आप उनको कैसे कंटेंट डिलीवर करेंगे, आप उनको कैसे पढ़ाएंगे, आपको कौन सी टीचिंग मेथड अप्लाई करके पढ़ाना है। इन सबको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है बाल विकास, और बालक का विकास किस तरह से हुआ, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है कैसी नहीं है, उसका व्यवहार कैसे हो रहा है, उस व्यवहार और उसकी एक्टिविटी को पढ़ने के लिए पहले हम उसको साइकोलॉजी, उसकी जो मनोदिशा मानसिक स्थिति होती है उसको हमें जांचना पड़ता है। इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में तो बहुत कुछ है, आपके जो डॉक्टर होते हैं साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, वो एक अलग चीज है उसका, लेकिन उस साइकोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी जो एजुकेशन के फील्ड में इस्तेमाल होती है, उसी का पार्ट हमारा बाल विकास है, और उसी बाल विकास को हम एक और क्या कह सकते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का कैसे उद्भव हुआ, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी देखते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी का कैसे उद्भव हुआ, देखिए इसको आप लोग हेडिंग देंगे मनोविज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का विकास। देखिए एक पहले मैं बता दूं, एक पुस्तक जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, एमिल पुस्तक। क्या है? एक पुस्तक का नाम है एमिल। एमिल पुस्तक किसने लिखी है? ये कई बार आप बीटीसी वाले पढ़ते होंगे, थर्ड सेमेस्टर में शायद है। ये एमिल पुस्तक किसने लिखी है? एमिल पुस्तक रूसो ने लिखी है। रूसो कहाँ का था? यूनान का था। रूसो ने ही सबसे पहली बार अपनी इस एमिल पुस्तक में बताया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्रेंड मेंटर की जरूरत है, एक ट्रेंड मेंटर की जरूरत है। यदि कोई ट्रेंड टीचर किसी बच्चे को पढ़ाता है तो वो उस अन्य किसी भी व्यक्ति से अच्छा पढ़ाएगा जो बिना ट्रेनिंग किए हुए पढ़ा रहा है। आपको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? आपको गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, 1 महीने का सेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, बीएड में अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? 2 साल का पूरा कोर्स रखा गया है। उसके पीछे क्या है कि हम जब ट्रेंड होके जाते हैं तो हम अदर जितने भी पढ़ाने वाले हैं उनसे हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में पहली बार बताया था कि ट्रेंड टीचर एक बिना ट्रेंड टीचर से अच्छा पढ़ाता है। तो यहाँ से हमें जो ट्रेनिंग का जो है कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था आना। तो चूंकि अब इस तरह से सारी बातें चल रही थी, तो देखिए 16वीं शताब्दी में सबसे पहले आती है बात 16वीं शताब्दी की। 16वीं शताब्दी में जो 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि अरस्तु को कहता है, ये जनक है किसके? साइकोलॉजी के। अरस्तु क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अब 16वीं शताब्दी में अरस्तु का कॉन्सेप्ट आता है क्या कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। किसका है? आत्मा का अध्ययन है। साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? आत्मा का अध्ययन है। 16वीं शताब्दी में यह बात सामने आती है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन है। अब आप बताओ, खुद से थोड़ा सा आप ये जानिए कि आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी है। ये बात 16वीं शताब्दी में आती है। क्या अरस्तु 16वीं शताब्दी में थे? अरस्तु ईसा पूर्व थे। तो क्यों ऐसा कहा गया कि 16वीं शताब्दी में फिर इनका नाम लिया गया कि अरस्तु ने कहा है कि आत्मा का अध्ययन है? हुआ ऐसा कि एक गैरिट महोदय थे। कौन थे? गैरिट। गैरिट महोदय 16वीं शताब्दी के आसपास अरस्तु पे अपना अध्ययन कर रहे थे। तो गैरिट महोदय अरस्तु पे अपना अध्ययन कर रहे थे और गैरिट ने बताया कि अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या बोला। गैरिट ने बताया कि जो मनोविज्ञान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। क्या? साइक एंड लोगस। गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, साइक और लोगस। साइक का मतलब होता है आत्मा। साइक का मतलब क्या होता है?
आत्मा, और लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। साइक का मतलब क्या होता है? आत्मा, और लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो 16वीं शताब्दी में, अब चूंकि अरस्तु ने साइकोलॉजी के, एक्चुअली हुआ क्या कि 16वीं शताब्दी से पहले साइकोलॉजी को हम दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के अंतर्गत पढ़ते थे। साइकोलॉजी को किसमें पढ़ते थे? हम फिलॉसफी में पढ़ते थे। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब गैरिट ने क्लियर कर दिया कि आत्मा का अध्ययन है साइकोलॉजी, तो उसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ने के लिए, कंस्ट्रक्टिव वे देने के लिए, एक अलग उसका रचनात्मक स्वरूप प्रस्तुत करने के लिए हमें ये लगा कि साइकोलॉजी को अलग विषय में पढ़ना चाहिए। गैरिट महल ने क्या कहा? साइकोलॉजी क्या है? आत्मा का अध्ययन है। तो 16वीं शताब्दी में अरस्तु के अनुसार क्या है? अरस्तु ने क्या कहा? आत्मा का अध्ययन है क्या? मनोविज्ञान को। और इस आत्मा के अध्ययन का जो डेफिनेशन दिया है कि आत्मा का अध्ययन है, वो किसने दिया था? गैरिट ने। गैरिट ने कैसे दिया था? गैरिट अरस्तु के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, उनके बारे में पूरा जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर है, साइक और लोगस। साइक का अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो इस तरह से क्या बनी? आत्मा का अध्ययन, मनोविज्ञान। और ये किसके अनुसार है? अरस्तु के अनुसार है। अरस्तु के कुछ सपोर्टर भी है, देखिए कौन कौन सपोर्टर है। अरस्तु के समर्थक कौन है? आपको जानना बहुत जरूरी है। अरस्तु के समर्थक हैं प्लेटो और रिकार्डो। प्लेटो और रिकार्डो जो है इनके समर्थक हैं, ठीक है। अब आप बताइए, अब इसके बाद 17वीं शताब्दी, देखिए इसके जो समर्थक थे अरस्तु के, कौन था? प्लेटो और रिकार्डो। इनके अनुसार भी आत्मा का ही अध्ययन माना जा रहा था। किसको? मनोविज्ञान को। लेकिन आपको ऐसा क्या हुआ कि 17वीं शताब्दी में उसको कुछ अलग अध्ययन दिया गया, 18वीं में कुछ अलग, 19वीं में कुछ अलग, और 20वीं शताब्दी में उसको विस्तृत रूप से हम जो पढ़ रहे हैं आज, 20वीं शताब्दी में परिभाषा आ पाई है। ऐसे थोड़ी ना है कि बस उठा के परिभाषा किसी ने, उसके पीछे कुछ कारण रहे। हमें क्यों ये रिजेक्ट करने पड़े? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, आप बताना, आत्मा क्या है? अमूर्त चीज है। हम पढ़ क्या रहे? मनोविज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रयोग के आधार पर जो अध्ययन उत्पन्न होता है, वो अध्ययन जो प्रयोग की शर्तों पे पूरा कर सके, प्रयोग की शर्तों पर खरा उतर सके, वो विज्ञान कहलाता है। हम पढ़ रहे हैं मन का विज्ञान, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक्चुअली होता क्या, मैं बताऊंगा। मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ये विज्ञान के अंतर्गत है। और हम बस आत्मा जो अमूर्त चीज है, अब्स्ट्रैक्ट चीज है, कि आत्मा को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चीज थी। इसका एक अपना खुद का अस्तित्व है या नहीं, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। इसमें विचारधाराओं का बड़ा डिस्ट्रक्शंस है, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत विभेद है इसमें। इसलिए इसकी परिभाषा को क्या किया हमने? रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं 17वीं शताब्दी में क्या होता है। 17वीं शताब्दी आता है। 17वीं शताब्दी मैंने क्या बताया कि 16वीं शताब्दी में किसका अध्ययन था? मनोविज्ञान, आत्मा का अध्ययन था। अब 17वीं शताब्दी में ना मन या मस्तिष्क का अध्ययन आता है। कैसे होता है? एक है पेम्पोनाजी। क्या है? पेम्पोनाजी। पेम्पोनाजी ने क्या कहा कि साइकोलॉजी, अब उन्होंने जो गैरिट का जो एक्सप्लेनेशन था उसको बदल दिया। उन्होंने कहा साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, PSI, साइक प्लस लोगस। साइकोलॉजी किस वर्ड से बना है? साइक प्लस लोगस। इन्होंने साइक का मतलब बताया मन या मस्तिष्क, और लोगस का मतलब क्या? अध्ययन। तो इस तरह से 17वीं शताब्दी में पेम्पोनाजी के अनुसार मन या मस्तिष्क का अध्ययन साइकोलॉजी बन गई। अब देखिए क्या है कि मन और मस्तिष्क दो चीजें हमारे भारतीय दर्शन में होती हैं। भारतीय दर्शन में मन आत्मा को माना जाता है, और मस्तिष्क हमारे जो भौतिक शरीर में उपस्थित है, सबसे ऊपर उसको मस्तिष्क माना जाता है। पर जो ये हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, ये क्या है? ये पश्चिमी देशों से आया हुआ दर्शन है, और पश्चिमी दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में, मन और मस्तिष्क दोनों को एक ही माना जाता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस नहीं किया गया है। और अब देखिए 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का अध्ययन आया। अब इसके देखिए 19वीं शताब्दी में क्या होता है। 19वीं शताब्दी में ये चेतना का अध्ययन आ गया। किसका अध्ययन आ गया? चेतना का अध्ययन। अच्छा एक बात और, ऐसा क्या है कि मन और मस्तिष्क के अध्ययन को भी हमें
छोड़ना पड़ा, उसको भी हमें अच्छा नहीं मानना पड़ा। देखिए, मन और मस्तिष्क में दो चीजें होती, मन या मस्तिष्क, एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। तो उसमें जो देखिए, चेतन मन और अचेतन मन, तो जो अचेतन मन में जो ज्ञानेंद्रियों को कुछ जो अनुभव होते हैं वो अचेतन मन में जाते हैं, जो कि अचेतन मन में जाने से वो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, उसका कोई हमें कंक्रीट फॉर्म नहीं देखने को मिलता है। एक उसका हम ऐसा नहीं कि उसका भौतिक स्वरूप देखने को मिले या उस पर प्रयोग कर सके या कुछ इस तरह से था, वो भी एक अमूर्त ही चीज थी, तो इसलिए उसको भी हमें क्या उस पर प्रयोग कर सकते थे। देखिए, मस्तिष्क जो फिजिकल उपलब्ध है उस पर तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क के अंदर उपस्थित अचेतन अवस्था में जो चीजें हैं, बहुत पहले जो हमारे से पहले साथ हमारे व्यवहार हुए, वो बाद में रिफ्लेक्शन देते हैं, लेकिन क्या जो बहुत पहले हुए उसको वैज्ञानिक क्या शोध कर सकते हैं? उसको नहीं कर सकते। वो हमारे ऊपर ही है कि याद है या नहीं है, तो उसको भी थोड़ा प्रायोगिक तौर पे देखना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए उसको भी हमें छोड़ना पड़ा। अब आता है 19वीं शताब्दी, जिसमें हम क्या मानते हैं? मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? चेतना का अध्ययन। ये कॉन्सेप्ट चेतना का अध्ययन जो 20वीं शताब्दी में आता है, 19वीं शताब्दी में हमारा आता है ये चेतना का अध्ययन, जिसे किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया था। किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया था। विलियम वुंट कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे निवासी। विलियम वुंट जर्मनी के थे, और जर्मनी में एक जगह है लिंचिंग नगर। लिंचिंग नगर, इस लिंचिंग नगर में ही इनका बसेरा था, यहीं के ये निवासी थे, ठीक है। और लिंचिंग नगर में एक विश्वविद्यालय था, लिंचिंग विश्वविद्यालय। लिंचिंग विश्वविद्यालय था, लिंचिंग विश्वविद्यालय। इस लिंचिंग विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर के तौर पे थे, और ये विलियम वुंट इसी में प्रयोग करते थे। इन्होंने इसमें पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई 1879 में, और वो भी वुंट के द्वारा। 1879 में विलियम वुंट ने फर्स्ट प्रयोगशाला खोल दी। क्या खोल दी? फर्स्ट प्रयोगशाला खोल दी। कहाँ पे? लिंचिंग विश्वविद्यालय में। लिंचिंग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अब आज वर्तमान में इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। क्या है? इसका वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो लिंचिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान में क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। विलियम वुंट के ही एक शोध छात्र थे। कौन थे? शोध छात्र। रिसर्च के जो स्टूडेंट थे वो टीचनर थे। पूछता है टीचनर किसके शोध छात्र थे? तो टीचनर किसके सहयोगी थे? विलियम वुंट के थे। अब आपसे पूछे कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम वुंट माने जाते हैं। विलियम वुंट ने प्रयोगशाला में चेतना के दो भागों को देखा, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। उन्होंने इस पे अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चेतना दो तरह की है, एक चेतन है और एक अचेतन है। अब जो चेतन भाग होता है वो 1/10 भाग होता है, और 9/10 भाग क्या होता है? अवचेतन होता है। इन्होंने जो चेतना को एक आइसबर्ग के फॉर्म में एक एग्जाम्पल करो, जैसे एक आइसबर्ग है ना, समुद्र में जब आइसबर्ग होता है तो उसका 9/10 हिस्सा अंदर होता है, और 1/10 यानी 10 सेंटीमीटर का यदि आइसबर्ग है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा, 9 सेंटीमीटर पानी के नीचे रहता है।
उन्होंने कहा कि अवचेतन मन का 9/10 भाग होता है, हमारी चेतना का अवचेतन 9/10 होता है और चेतन केवल 1/10 हिस्सा होता है। ठीक है, और आपसे पूछेगा पहली प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट ने खोली। कहाँ के थे? जर्मनी थे। किस विश्वविद्यालय में? लिप्चिंग विश्वविद्यालय में। अब क्या नाम है उसका? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। और ये प्रयोगशाला 1879 में खोली गई विलियम वुंट के द्वारा, और इसीलिए विलियम वुंट को क्या कहता है? प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विलियम वुंट के साथ एक और उनके सहयोगी थे, विलियम जेम्स। एक और सहयोगी थे विलियम वुंट के साथ, विलियम जेम्स। इसको मैं अभी इरेज करता हूं। देखिए, विलियम वुंट के साथ एक और थे इनके सहयोगी जो इनके साथ चेतना पे काम कर रहे थे, उनका नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन थे? विलियम वुंट के सहयोगी थे। विलियम वुंट के सहयोगी थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। देखिए, वर्तमान में जो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, जो वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी, वो अमेरिका की देन है। और अमेरिका में विलियम जेम्स को पिता कहा जाता है साइकोलॉजी का। तो आधुनिक दर्शन शास्त्र का पिता जी आपसे पूछे, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, सॉरी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछे तो किसको आप बताएंगे? विलियम जेम्स को बताएंगे, क्योंकि जो आधुनिक साइकोलॉजी है ना, मॉडर्न साइकोलॉजी, वो अमेरिका की देन है। और अमेरिका में विलियम जेम्स को ही माना जाता है क्या? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। कुछ किताबों में आपको विलियम वुंट भी दिया जाएगा, बड़ा कंट्रोडक्टरी है, लेकिन आप क्लियर कट रहिए कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो किसकी देन है? अमेरिका की। और अमेरिका वाले किसको मानते हैं फादर आधुनिक मनोविज्ञान का? विलियम जेम्स को मानते हैं। तो यहाँ से आप क्या सीखे? विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, और विलियम वुंट क्या है? प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक है। अब हम आते हैं देखिए इसमें क्या है, चेतना वाले में। चेतना में भी कुछ दिक्कत थी, चेतना में भी कुछ प्रॉब्लम थी। हुआ क्या कि एक थॉर्नडाइक के बारे में आप लोगों ने तो बहुत अच्छे सुना होगा, जीव की शिक्षा मनोविज्ञान इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो आपसे पूछ सकता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। ऐसे ही बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एक साथ बैठे हुए थे, डिस्कशन कर रहे थे। थॉर्नडाइक ने पूछ दिया शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान इनकी एक पुस्तक भी है, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? थॉर्नडाइक है। इन्होंने पूछ दिया कि चेतना के बारे में हम तो बताते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, अब बताओ कि वो व्यवहार कैसे करता है चेतना, इसका भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए। इससे बड़ा चर्चा होने लगा, आखिर कोई कैसे व्यवहार करता है, कैसे निर्धारित करें, आखिर किस परिस्थिति में कोई कैसा व्यवहार करता है, क्यों ऐसा करता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हमारे अध्ययन करना शुरू कर दिए। तो उसमें जो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की जो अलग परिभाषा गढ़ के आई, वो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? व्यवहार का। अब ये किसने बताया व्यवहार का अध्ययन है? ये जेबी वाटसन ने बताया। कौन बताया? जेबी वाटसन। जेबी वाटसन साहब क्या कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। अब चूंकि प्रश्न ये था कि कोई व्यवहार कैसे करता है, इसका हमें कैसे जानकारी हो, कोई कब कैसा व्यवहार करता है, तो उस पर स्पष्टीकरण दिया कि इन्होंने जेबी वाटसन साहब ने। जेबी वाटसन साहब ने कहा कि जो चेतना है ना, जो मस्तिष्क है, जो चेतना है हमारी, उसमें दो भाग होते हैं। चेतन और अचेतन तो वही है। एक भाग होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। तो जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपना व्यवहार मूर्त से अमूर्त की तरफ कोई भी
एक्शन जब मूर्त रूप से अमूर्त रूप लेता है, कोई भी प्रतिक्रिया या कोई क्रिया एक्चुअली अमूर्त से मूर्त रूप धारण करती है, तो ये जो धारण करने की प्रक्रिया है, अमूर्त से मूर्त रूप धारण करने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया व्यवहार कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यवहार। जैसे आपको कोई बहुत इरिटेट कर दे, बहुत चिढ़ा दे, बहुत परेशान कर दे, तो आप गुस्सा होंगे। क्या होंगे आप गुस्सा होंगे। अब आप गुस्सा अंदर से हैं तो क्या किसी को पता चलेगा? बाहर से हो सकता है अनुभव हो जाए कि गुस्सा है, पर ये नहीं बता सकता है कितना डिग्री गुस्सा है, कितना लेवल के गुस्सा है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए क्या करने पड़ते हैं? आपके हमको रिएक्शन देखना पड़ता है। आप यदि कम गुस्से हैं तो थोड़ा उठ के चले जाएंगे, आपके अंदर धैर्य है। तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा है, बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो आप एक तमाचा खींच के मार देंगे। तो जो एक तमाचा खींच के मारना है वो क्या है? अमूर्त से मूर्त रूप धारण कर रहा है। आपका जो सोच है, जो आपका जो मेंटल कंडीशन है, वो अमूर्त से मूर्त रूप में अब परिवर्तित हो रहा है। और अमूर्त से मूर्त रूप में परिवर्तित हो रहा है क्यों? क्योंकि आप क्रोधित हैं, और आपका जो क्रोध है यही तो क्या है? आपके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो अभी ये अमूर्त से क्या धारण किया? मूर्त रूप। और इसी मूर्त रूप को धारण करने में हमें जो चीजें प्राप्त हुई वो क्या है? व्यवहार है। तो व्यवहार का उद्भव कैसे होता है? आप लिख सकते हैं इस बात को। आप लिखिए कि जब मस्तिष्क की अमूर्त प्रतिक्रिया मूर्त रूप धारण कर लेती है तो व्यवहार का उद्भव होता है। मस्तिष्क की अमूर्त प्रक्रिया, अमूर्त जो रिएक्शन है, वो जब मूर्त रूप धारण करती है तो उसमें व्यवहार का उद्भव होता है। अमूर्त से मूर्त रूप जाने में हम क्या किए हैं? जो हमें रिएक्शन दिखा है वो क्या है? हमारा बिहेवियर है। अब फादर ऑफ बिहेवियरिज्म पूछता है व्यवहार का अध्ययन किसने बताया? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जेबी वाटसन पूछता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन। तो ये वाटसन व्यवहार का अध्ययन कहा, तो ये क्या हो गया? व्यवहारवाद के जनक कहलाए। तो ये चूंकि अब इन्होंने पूरा सही से अपना एक्सप्लेनेशन दिया था इस पे, तो इसको धीरे धीरे हमें मान्यता दी, और आगे एक दो और स्पष्ट डेफिनेशन है उसको मान्यता दी गई है। हालांकि अब हम व्यवहार के अध्ययन को विशेष रूप से मानते हैं। अब एक थे वुडवर्थ महोदय, नाम तो सुना ही होगा। आप नाम तो सुना ही होगा आपने वुडवर्थ महोदय का। वुडवर्थ महोदय ने ये कहा, बहुत अच्छी परिभाषा है, सी टेट में पूछ चुका है ये परिभाषा, और टेट में भी पूछेगा ही पूछेगा एक न एक दिन। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन के रास्ते होते हुए फिर मन और चेतना के रास्ते होते हुए अब व्यवहार की तरह कार्य करती है। समझिए कि आपका जो साइकोलॉजी का जो पूरा इवैल्यूएशन है इसी एक डेफिनेशन में हो जा रहा है। देखिए वुडवर्थ साहब ने क्या कहा, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? आत्मा। फिर उसके बाद मन और चेतना के रास्ते हुए थे, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मन। उसके बाद फिर क्या पढ़ा हम? चेतना। अब व्यवहार की तरह कार्य कर रही है। तो अब क्या हम व्यवहारवादियों को पढ़ते हैं तो व्यवहार की तरह कार्य कर रही है। तो ये स्टेटमेंट दे के पूछता है कि किसने कहा? ये वुडवर्थ साहब ने कहा है। और वुडवर्थ क्या थे? वुडवर्थ पूछता है कि ये क्या थे? वुडवर्थ भी एक व्यवहारवादी थे। वुडवर्थ भी क्या थे?
एक व्यवहारवादी थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन और चेतना के रास्ते होते हुए व्यवहार की तरह कार्य कर रही है। ये वुडवर्ड साहब की परिभाषा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मनोविज्ञान का कुछ चीजें चली। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छूट गई हैं जो आप लास्ट में उसको नोट डाउन करेंगे। जैसे साइकोलॉजी वर्ड, जो साइकोलॉजी शब्द है ये एक बुक से आई। बुक का नाम था साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया, और इसको लिखे थे कौन? रिटन बाय रुडोल्फ गोयलिक। रुडोल्फ गोयलिक। तो साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले कहाँ आया? साइकोलॉजिया एक पुस्तक थी जिसे रुडोल्फ गोयलिक ने लिखी थी। उससे उस साइकोलॉजिया पुस्तक में दिया गया था साइकोलॉजी वर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि भाई साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया? रुडोल्फ गोयलिक ने अपनी पुस्तक में साइकोलॉजिया में। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ सकता है कि एक केलर महोदय थे। कौन था? केलर। केलर ने बहुत अच्छी सी बात कही थी। केलर के अनुसार दर्शन शास्त्र, केलर के अनुसार दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है। केलर के अनुसार दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है, और अरस्तु मनोविज्ञान का जनक। आपसे पूछ सकता है कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी और अरस्तु मनोविज्ञान का जनक है, यह बात किसने कहा था? किसने कहा था? केलर ने कहा था। केलर के अनुसार दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की मम्मी और अरस्तु मनोविज्ञान के पापा हैं। ठीक है, ये हैं दो महत्वपूर्ण बातें। अब शुरू से एक बार हम गो थ्रू होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सबसे पहला 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन, किसके बारे में? अरस्तु के बारे में। अरस्तु साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, जनक अरस्तु। उनके अनुसार आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन किसने बताया? गेरिट ने। क्या? साइक और लोगस। साइक का मतलब आत्मा, लोगस का मतलब अध्ययन। अच्छा, उसके बाद आए मन और मस्तिष्क का अध्ययन। मन और मस्तिष्क का अध्ययन किसने बताया? पेपोनाजी ने। पेपोनाजी क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी वर्ड साइक और लोगस से मिलकर बना है। साइक का मतलब मन और मस्तिष्क, और लोगस का मतलब अध्ययन होता है। उसके बाद हम आते हैं 19वीं शताब्दी में, जिसमें चेतना के अध्ययन के बारे में कहा गया। उसमें विलियम हुंट आए। विलियम हुंट ने क्या कहा? कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का अध्ययन है। उन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली इसके ऊपर लिंचिंग विश्वविद्यालय में, और इनके टीचर जो इनके शिष्य थे, और इनके साथ कौन काम किया था? विलियम जेम्स ने काम किया था। विलियम हुंट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्हें प्रायोगिक प्रयोगशाला 1879 में उन्होंने खोली थी, इसलिए इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक बोले जाते हैं ये। और जर्मनी के थे, लिंचिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अब लिंचिंग विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। ये भी पूछता है कि लिंचिंग विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय से। कहाँ पे है? जर्मनी में है, जर्मनी के लिंचिंग नगर में है। इसके बाद विलियम जेम्स आते हैं, इनके साथ काम कर रहे थे वो भी। विलियम जेम्स चूंकि अमेरिका के थे, तो अमेरिका आज का जो वर्तमान आधुनिक जो मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं वो अमेरिका की देन है। तो अमेरिका वाले आधुनिक विज्ञान के पिता किसको मानते हैं? विलियम जेम्स को मानते हैं। तो विलियम जेम्स हमारे क्या हुए? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने गए। उसके बाद हमारा आता है 20वीं शताब्दी, जिसमें हम क्या मानते हैं? व्यवहारवाद का अध्ययन। व्यवहारवादियों का ये रहा पूरा पीरियड। व्यवहारवादी क्या कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं कि मनोविज्ञान
व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा? व्यवहारवादियों ने कहा। व्यवहारवादी को जनक कौन माने जाते हैं? जेबी वाटसन। अब उन्हीं के समर्थक कौन थे? विलियम वुडवर्थ थे। वुडवर्थ ने क्या कहा? पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मन और चेतना के रास्ते होते हुए अब व्यवहार की तरह कार्य कर रही है। वुडवर्थ भी व्यवहारवादी ही थे। ठीक है। अब इसी तरह लास्ट में हमने आपको बताया कि भाई जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया? साइकोलॉजिया पुस्तक है जिसमें रॉबर्ट रोएलिंग ने पहली बार लिखा है साइकोलॉजिया। अब केलर दर्शन शास्त्र ने कहा, केलर ने कहा दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी और अस्तु मनोविज्ञान का पिता है। अच्छा, अब आपसे देखिए, आपको ने फैक्ट के बारे में रटा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के पिता कौन है, उसको कॉन्सेप्चुअली कैसे कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में आज हमने बताया। तो आई होप सो कि आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो हुआ होगा वो कहीं पहले की अपेक्षा और बेहतर हुआ होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी मेरी बातें। जहाँ भी आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप अपने सुझाव हमारे कमेंट में जाके दे सकते हैं कि और मैं कहाँ सुधार कर सकता हूँ या कहाँ सुधार की गुंजाइश है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।